हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक क्या है। टाइप्स ऑफ सेक्टर्स इन स्टॉक मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। अब कितनी तरह के सेक्टर होते हैं स्टॉक मार्केट में। लेट्स से अगर आपने कोई स्टॉक निकाला, आपने एक बढ़िया कंपनी चूज़ की जो फंडामेंटली बहुत बढ़िया है, जिसकी रिटर्न भी अच्छी आ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ग्रोथ भी अच्छी वो दिखा रही है, कैश भी उसके पास अच्छा है और डेट भी कम है। जो मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया था वो सारी मैच कर रही हैं, बट फिर भी कंपनी नहीं चली। उसके पीछे एक कारण और हो सकता है और वो कारण है सेक्टर। हम क्या करते हैं, हम स्टॉक तो खरीद लेते हैं बट लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल वेट करते कभी चलता नहीं है। ना चलने का कारण आज हम देखते हैं। कई बारी क्या होता है, सेक्टर ही कोई नहीं चलता, कुछ सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। अब मैं आपको एक एग्जांपल के अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। जैसे हम बात करते हैं फार्मा की, मतलब दवाइयों वाली कंपनी की। 2015 से लेकर 2018-19 के आसपास 4 साल ये सेक्टर चला ही नहीं। जिसको हम निफ्टी फार्मा बोलते हैं, वो 4 साल सेक्टर हिला ही नहीं। एक बस साइड वे मूव कर रहा था, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा था, ना ज़्यादा नीचे जा रहा था। तो वो ठंडा पड़ गया सेक्टर। तो जो उसके स्टॉक थे, क्या वो चलते? नहीं, स्टॉक भी उसके नहीं चलते, क्योंकि सेक्टर का चलना भी ज़रूरी है। पहले तो मैं आपको एक आपका जो डाउट होगा वो क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें सेक्टर देखना चाहिए या फंडामेंटल कर रहे हैं तो सेक्टर देखना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सेक्टर देखना सही है मेरे हिसाब से। सेक्टर आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, तो अब सारे सेक्टर जो मैं पढ़ाने जाऊंगा अब आपको आगे, आपको सभी एनालाइज करने हैं और देखने हैं कौन सा ऐसा सेक्टर है वो जो ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है। जो ज़्यादा स्पीड से भागेगा वो 1 महीने में, 2 महीने में आपको अच्छी रिटर्न दे करके जाएगा। चलो, ये तो बात हो गई कि आपको अच्छी रिटर्न मिल जाएगी ट्रेडिंग की तरफ से अगर हम सेक्टर को देखें। अगर फंडामेंटल की मैं बात करूं तो क्या हमें देखना चाहिए, हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्टॉक को देनी चाहिए कि सेक्टर को देनी चाहिए? तो मेरा जवाब होगा, अगर हम फंडामेंटल चूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें स्टॉक देखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अगर फंडामेंटली अच्छा है तो एक विश्वास हमें रहता है कि कंपनी बढ़िया है, आज नहीं तो कल चल ही पड़ेगी। उसके बाद हम सेक्टर देखते हैं। अगर सेक्टर भी एक्चुअली ग्रो कर रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आपका जो रिटर्न आए वो टाइम्स में आए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसे रिटर्न आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर सेक्टर भी भाग रहा है, स्टॉक भी फंडामेंटली अच्छा है, तो इसका मतलब जो स्टॉक है वो भी सेक्टर के साथ और स्पीड से भागता रहेगा। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें सेक्टर पे अच्छा खासा फोकस देना है ताकि जो हम कमाएंगे वो जल्दी कमा सके। अगर फंडामेंटली देख रहे हैं तो स्टॉक पे ज़्यादा देना है, सेक्टर पे थोड़ा कम देना है, बट सेक्टर पे ध्यान ज़रूर देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। टाइप्स ऑफ सेक्टर्स इन स्टॉक मार्केट। सेक्टर कितने तरह के हैं? निफ्टी ऑटो इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 20/50 इंडिया, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी हेल्थ केयर, आईटी, मीडिया, देन निफ्टी मेटल, ऑयल एंड गैस, फार्मा, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक एंड रियल्टी इंडेक्स। हम एक एक करके अब इनकी स्टडी करेंगे। ये सेक्टर क्या है, कितने स्टॉक्स इसमें होते हैं इस सेक्टर में, और ये भी चेक करेंगे कि पहले इस इन इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। The Nifty Auto Index is designed to reflect the behavior and performance of the automobile sector, which include manufacturers of cars and motorcycles, heavy vehicles, tires, etc. The Nifty Auto Index comprises of 15 stocks that are listed on the NSE or National Stock Exchange. अब निफ्टी ऑटो क्या है, ये क्या दर्शाता है या बताता है? ये परफॉर्मेंस बताता है हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की, जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, मोटरसाइकिल हो सकते हैं, हैवी व्हीकल, टायर्स हो सकते हैं। अब हम पहले जाकर के चेक करेंगे कि इसने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। हम नॉर्मली गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे निफ्टी ऑटो
शेयर प्राइस 6 महीने पहले देखते हैं तो ऑलमोस्ट 14% ये बढ़ा है। ऑटो सेक्टर जो है वो 14% बढ़ा है। 1 साल पहले देखते हैं ऑलमोस्ट 50% के आसपास, 50% के आसपास ये सेक्टर बढ़ा है। जो ऑटो का सेक्टर है ये बढ़ गया 50% के आसपास। एक मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सेक्टर 50% बढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक 50% बढ़ा, स्टॉक इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा, है ना इंटरेस्टिंग। अगर सेक्टर 50% बढ़ा है तो स्टॉक इससे भी ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ेगा, अगर फंडामेंटली अच्छा हुआ तो। और पीछे चलते हैं, 5 साल में 21% बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर एकदम से ऊपर से नीचे गिर गया। मैक्सिमम देखें तो 203% के आसपास। ये 7 अक्टूबर 2011 तक का हमारे पास लास्ट डाटा अवेलेबल है। तब से लेकर अब तक के 203%, ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास ये सेक्टर बढ़ा है। अब हम चेक करते हैं एनएससी की साइट पर जाके। एनएससी साइट पर गए हम, यहाँ पर हमने चेक किया निफ्टी ऑटो इंडेक्स। अगर अब हम इधर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी ऑटो इंडेक्स, मतलब हम इधर इसको क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पर हमारी एक लिस्ट तैयार होकर के आ जाएगी। ये एक लिस्ट आ गई, ये मैं इसको आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। ओके, सो ये टोटल 15 कंपनी है। अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड, अशोक लेलैंड, या फिर बॉश लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज, एमआरएफ लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, टाटा मोटर्स, और ऐसे अलग अलग टोटल 15 कंपनीज हैं जो ये सेक्टर को मूव करती हैं, आगे या पीछे होती हैं। जैसे जैसे इनका शेयर बढ़ता है वैसे सेक्टर भी बढ़ता है, और जैसे शेयर इनका कम हो जाता है वैसे सेक्टर भी नीचे आ जाता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ये सारी कंपनी बाप है, ऑटो सेक्टर की ये बाप है, और अगर बाप नीचे आता है तो बेटे भी नीचे आ जाते हैं। नहीं समझ में आया? बताऊँ फिर से। मतलब ये जो कंपनीज हैं, अगर इसमें डाउनफॉल आएगा, इन सभी कंपनीज में डाउनफॉल आएगा, तो जो छोटी कंपनीज होगी, ये ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनीज हैं इनका मार्केट कैपिटल अराउंड 20,000 करोड़ के ऊपर ही होगा। अब जो कंपनीज 4,000 करोड़ के आसपास है, 400 करोड़ के आसपास है, या 1,000 करोड़ के आसपास है, उनकी क्या हालत होगी? अगर ये सारी कंपनीज नीचे आएंगी तो डेफिनेटली वो कंपनी भी नीचे ही आएंगी। हम एनएसई पर गए, इधर डाउनलोड किया लिस्ट ऑफ निफ्टी ऑटो इंडेक्स स्टॉक। क्लिक करने के बाद ऐसे हमारे पास एक एक्सेल बन करके आ जाएगा। एक मैं चीज़ और बताना चाहता हूँ, सेक्टर अगर अच्छा मूव करेगा तो स्टॉक भी अच्छा मूव करेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। स्टार्टिंग में मैंने बता दी, मैं फिर बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि लोग ज़्यादातर यही गलती कर बैठते हैं। वो सेक्टर की ओर देखते ही नहीं है, वो बस ये देखते हैं कि फंडामेंटली अच्छा है, बढ़ नहीं रहा। सेक्टर पे आपको ज़रूर नज़र रखनी है। उसके बाद आता है निफ्टी बैंक इंडेक्स। निफ्टी बैंक इंडेक्स इज़ एन इंडेक्स comprised of the most liquid and large capitalized Indian banking stock. It provides investor and market intermediaries with the benchmark that captures the capital market performance of Indian bank. The index has 12 stock from the banking sector which trade on National Stock Exchange. निफ्टी बैंक क्या हुआ? ये टॉप की वो 12 कंपनी है, वो दिग्गज 12 कंपनी है। अगर मैं नाम लूँ तो HDFC बैंक हो सकता है, SBI बैंक हो सकता है, और ऐसी 12 कंपनीज, टोटल 12 कंपनीज हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी को ऑपरेट करती हैं एक तरह से। मतलब सेक्टर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये 12 कंपनीज डिसाइड करती हैं। हम फिर एक बारी आपको मैं इधर लेकर के जाता हूँ, निफ्टी बैंक शेयर प्राइस, मनी कंट्रोल में चलते हैं। अभी चल रहा है 35,134 के आसपास। तो ये देखो एकदम नीचे से उठ के कितना ऊपर चला गया ये। मतलब जो ये बैंकिंग का सेक्टर है, जो बैंक सेक्टर है, वो एकदम से उसने ग्रोथ दिखा दी। ऐसे हमको चेक करना है कि कौन से सेक्टर अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं। अब मैं एनएसई वेबसाइट पर जाऊंगा तो इधर आ गया हमारे पास निफ्टी बैंक इंडेक्स। अगर तो आपने सिर्फ स्टॉक निकालने हैं तो आप इधर क्लिक करोगे, बट अगर आप फैक्ट शीट निकालोगे, ये बहुत काम की है। डाउनलोड फैक्ट शीट, मैं डाउनलोड करता हूँ आपके लिए। इधर हम गए,
ये हमारे पास पहले डेफिनेशन आ जाएगी, उसके बाद मेन चीज़ आएगी। सबसे पहले तो आपको बेसिक सा बता देता हूँ, लॉन्च डेट ये कब लॉन्च हुई थी। 15 सितंबर 2003 में। बेस डेट जो इसकी थी वो थी 1 जनवरी 2000। अब ये कंपनीज हैं, इसमें अगर आप फैक्ट शीट निकालोगे तो ये कंपनीज भी आ जाएंगी और इनकी वेटेज भी आ जाएगी। कितनी इनकी वेटेज है। HDFC बैंक जो सबसे बड़ा बैंक है उसकी है 28% के आसपास की वेटेज। SBI की है 12% के अराउंड। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की है 1.98%। बंधन बैंक की है 1.95%। IDFC फर्स्ट बैंक की है 1.26%। ऐसे हर एक कंपनी को अलग वेटेज दी गई है। अगर HDFC बैंक ज़्यादा इंक्रीज करता है तो इसमें इतना दम है जो बैंक निफ्टी है उसको खींच करके ऊपर ले जाए। अब सपोज करो यही जो HDFC बैंक है ये एकदम से 10% बढ़ गया, तो मतलब एकदम से जो बैंक निफ्टी होगी वो एकदम से उछाल आएगा, क्योंकि जो ज़्यादा वेटेज वाला है वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ गया। बाकी अगर कम भी बढ़े, एक ज़्यादा बढ़ जाए तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी। Then Nifty Consumer Durable Index. The Nifty Consumer Durable Index is designed to reflect the performance of stocks belonging to the consumer durable industry. The Nifty Consumer Durable Index comprises of maximum 15 stock that are listed on NSE. हम इसकी और भी चलते हैं, हम इधर देखते हैं निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। अगेन अगर आपने सिर्फ स्टॉक देखने हैं तो इधर क्लिक करना। फैक्ट शीट आप देखते हो तो इधर आपके पास डाटा आ जाएगा कौन कौन सी कंपनीज हैं। अगेन लॉन्च डेट आ जाएगी, बेस डेट आ जाएगी, बेस वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। देन हम नीचे चलते हैं, ये मेन चीज़ है फंडामेंटल PE, मतलब इसका प्राइस टू अर्निंग कितना है 77.08। प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब 13 गुना ज़्यादा ट्रेड होता है ये शेयर। और जो डिविडेंड है वो है 0.34% के आसपास। अब टाइटन नंबर 1 कंपनी है इस सेक्टर की, कंज्यूमर ड्यूरेबल की नंबर 1 कंपनी है, जिसका 32% के आसपास इसका वेटेज है। ठीक है। हेवल्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 11% है। बाटा इंडिया देखेंगे तो 4.30% है। राजेश एक्सपोर्ट देखेंगे तो 3.42% है। ऐसे हमें चेक करना है कौन कौन सी कंपनीज कितनी स्पीड से बढ़ती हैं, क्योंकि जो सेक्टर ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा कंपनी भी उसी स्पीड से बढ़ेंगी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स। द निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स इज डिजाइन्ड टू रिफ्लेक्ट द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट विच इंक्लूड बैंक, financial institution, housing finance, insurance company and other financial service companies. The Nifty Financial Index comprises of 20 stocks that are listed on NSE. अब ये क्या दर्शाता है कि स्टॉक की परफॉर्मेंस और बिहेवियर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट लाइक बैंक हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस कंपनी या फिर कोई और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। अब ये भी हम चेक करते हैं, हम एक फाइनेंशियल सर्विस पर डाउनलोड फैक्ट शीट। इसमें सबसे ऊपर कौन सा है HDFC बैंक। ऑलमोस्ट इसमें ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर ही इंक्लूड है, तो ये आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो आप खुद एक बारी खुद रिसर्च करना, खुद चेक करना कौन सी कंपनी कितना ऊपर है। आप देखना HDFC बैंक अगर ज़्यादा ग्रो करेगा तो आप चेक करना जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स होगा वो ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगा। और ये 20 स्टॉक टोटल इसमें इंक्लूड होते हैं। देन निफ्टी FMCG इंडेक्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हम ज़्यादातर अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। डोमिनोज हो गया, डोमिनोज कौन सा है, जुबली एंड फूडवर्क। अब दीज आर दोज गुड्स एंड प्रोडक्ट्स विच आर नॉन ड्यूरेबल, मास कंजम्पशन प्रोडक्ट्स एंड अवेलेबल ऑफ द सेल्फ। द निफ्टी FMCG इंडेक्स comprises of maximum of 15 companies who manufacture such products which are listed on NSE. Again हम इधर चलते हैं, हम देखते हैं FMCG कौन सी है। निफ्टी FMCG, ये रहा FMCG। सबसे पहले कौन सी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, देन ITC, जीपी हम खाते हैं और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं। नेस्ले की हम चॉकलेट खाते हैं, हम कॉफ़ी पीते हैं,
ब्रिटानिया बिस्किट खाते हैं हम, डाबर हम इसका च्यवनप्राश खाते हैं, मैरिको, जुबलिएंट फूड वर्क लिमिटेड, डोमिनोज का, इसके पास डोमिनोज का स्टेक पड़ा है, कोलगेट, हम सुबह पेस्ट जरूर हम पेस्ट करते हैं ना आप सब, हाँ, जो हम कोलगेट से अब पेस्ट यूज़ करते हैं। तो ये सारी कंपनीज हैं, इनका वेटेज इधर लिखा आता है और इससे पता चल जाता है कि कितना एक्चुअल में इसका वेटेज एक पर्टिकुलर सेक्टर पर है, कितना निर्भर करता है ये एक स्टॉक एक सेक्टर पर। इसकी P 42.08 है और 8.87 प्राइस टू बुक वैल्यू है। अब मैं इधर सपोज करो, इधर मैं लिखता हूँ निफ्टी FMCG शेयर प्राइस। अब मैं इसकी 6 महीने पहले की ग्रोथ देखता हूँ तो 4.86%, एक साल पहले देखता हूँ तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास 18.79% एक साल में इसने ग्रोथ दी है। 5 साल पहले 66.57 एंड लास्ट मैक्सिमम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 342%, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 4.5 गुना के आसपास, 342.37%। अब हमें यही चेक करना है, टोटल जितने भी ये सेक्टर हैं हमें ये एनालाइज करना है कि कौन सा सेक्टर कितना रिटर्न दे रहा है, कब दे रहा है और किस सेक्टर में कितना पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में वो कितना चलेगा। जिस आदमी को ये पता लग गया कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है इन फ्यूचर, वो अच्छे पैसे कमा सकता है स्टॉक मार्केट में। हमें सेक्टर एनालाइज करना आना चाहिए, सेक्टर कौन कितना बढ़ रहा है ये मैंने आपको बता दिया। हम NSE की वेबसाइट पे जाएंगे, पहले तो हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक उसमें लिस्टेड है, उसकी प्राइस टू अर्निंग कितनी है, कितना कमा रहे हैं। उसके बाद हम ये यहाँ पर डाटा के चेक कर सकते हैं कितना ये ग्रो कर रहा है। देन निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स। Health care index is designed to reflect the behavior and performance of healthcare companies. The Nifty healthcare company comprises of again 20 stocks that are listed on NSE. ये क्या बताता है हमें हेल्थ केयर कंपनीज के बारे में। हेल्थ केयर कंपनी कौन कौन सी होती हैं, चलिए देखते हैं। हेल्थ केयर कंपनीज कौन कौन सी आई? सन फार्मा इंडस्ट्रीज, सिप्ला, लुपिन, बायोकॉन और कैडला हेल्थ केयर। ये है हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री। मतलब हेल्थ केयर, हम ORS पीते हैं, मेरे को नहीं पता आपको पता है इसके बारे के नहीं, एक डिब्बी में आता है ORS जो बहुत एनर्जेटिक होता है, वो है सिप्ला। मतलब जो चीज़ें हमारी हेल्थ केयर रिलेटेड है वो सारी कंपनीज इधर लिस्टेड होती हैं। अपोलो हॉस्पिटल, ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा इसके बारे में। डॉक्टर रेडिस लेबॉर्ट्रीज। मतलब जो ये स्टॉक है ये किसके अंडर आते हैं? निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स। हमें चेक करना है इसने कितनी रिटर्न दी। जहाँ पर आ जाएगा आपको प्राइस रिटर्न, मतलब एक साल में 50.67%, 5 साल में 7.69%। टोटल रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट 51% के आसपास और इधर 8.5% के आसपास। ये तो आप चेक कर ही लोगे, जो ये लॉन्च डेट है या बेस डेट है। इधर ये कोरिलेशन भी आ जाएगा, ये कोरिलेट कितना करता है, मतलब कितना ये निफ्टी 50 के आसपास कोरिलेशन है। मतलब अगर निफ्टी 50 1% बढ़ता है, 2% बढ़ता है, तो उसके मुकाबले ये कितना बढ़ता है। अगर ये भी 1 होता तो मतलब ये एग्जैक्टली कोरिलेट कर रहा है। अब ये 1 से आधा है, मतलब 0.55 के आसपास है, तो ये अगर वो 10% बढ़ रही है तो 5% बढ़ेगा, अगर वो 10% घट रही है तो ये 5% घटेगा। ये कोरिलेट 50% के आसपास कर रहा है। निफ्टी IT इंडेक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। IT has played a major role in the Indian economy. In order to have a good benchmark of the Indian IT sector, NSE indices have developed the Nifty IT sector index. Nifty IT provide investor and market intermediaries with an appropriate benchmark that capture the performance of the IT segment of the market. तो पहले तो IT का इतना था ही नहीं। अगर हम 100 साल पहले चले जाएं तो IT हमें पता ही नहीं था कि IT होता क्या है। ये आज आ गए हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर या अलग अलग IT जो विप्रो, अगर इंडिया की बात करूँ तो विप्रो, HCL टेक या फिर और भी ऐसी कंपनीज हैं जो IT के अंडर आती हैं। अब पहले के टाइम में तो नहीं था, अभी आ गया। एक मेरे को कहानी याद आ गई जो आपको बताना चाहता हूँ मैं। 1992 या 3 के आसपास IT का बहुत दौर चल रहा था।
सभी कह रहे थे आईटी खरीदो, आईटी खरीदो, आईटी खरीदो। सभी ने आईटी खरीद लिया। 1992 में उसको लिया, होल्ड किया, 6-7 साल, 10 साल, 12 साल, ऐसे वो उन्होंने अपना एक क्या कहते हैं डायरेक्शन बनाई, इतने साल में होल्ड करूँगा और ये इतना रिटर्न दे करके जाएगा। तो आईटी का बूम आ गया था और इसका ऑलमोस्ट बूम स्टार्ट हुआ था 1996 के अराउंड। वॉरेन बफे, फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर, उन्होंने कहा कि आप आईटी में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे, आईटी इतना बूम कर रहा है, आप भी इन्वेस्ट करो, आप अच्छा पैसा कमा करके जाओगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे समझ में नहीं आता आईटी, जो मुझे समझ में आता है मैं उसी में इन्वेस्ट करूँगा। तो एक बात हमें सीखने को मिलती है, कोई भी चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, वो चाहे जितनी मर्जी बढ़ रही हो, उधर हमें नहीं जाना। बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो जितनी मर्जी हमें चीखे मारे बुलाए, हमें उधर नहीं जाना, चाहे वो जितनी मर्जी कितने भी टाइम्स बढ़ जाए। जिस चीज़ की हमें समझ नहीं है, हमें उधर नहीं जाना। उसके बाद बताता हूँ क्या हुआ, स्टोरी का एंड क्या हुआ। 2001 में एकदम से क्या कहते हैं क्रैश हो गया आईटी का। जो आईटी एक बबल था, मतलब बबल होता है ना, एकदम से फट जाता है बाद में। आईटी भी वही था, सभी कह रहे थे आईटी खरीदो, आईटी खरीदो। आईटी इतना ऊपर चला गया, इतनी उसकी जो वैल्यूएशन थी कंपनी की इतनी टॉप तक चली गई, वहाँ पर एक बर्स्ट आ गया, फट गया वो एकदम से नीचे आ गया। तब सभी को रियलाइज़ हुआ कि वॉरेन बफेट सही थे, हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसकी हमें अच्छी तरह जानकारी है, तभी हम अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। सो आगे देखते हैं, कंपनीज इन दिस इंडेक्स आर दोज हु हैव मोर देन 50% ऑफ देयर टर्नओवर फ्रॉम आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ like IT infrastructure, IT education, software training, telecommunication services and network infrastructure, software development, hardware manufacturers, vending, support and maintenance। मतलब जिसका 50% से ज़्यादा टर्नओवर आईटी से आता होगा वो आईटी इंडेक्स में शामिल हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कंपनीज है आईटी में। हम आईटी पे गए, फैक्टशीट डाउनलोड की, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, एम्फोसिस, माइंडट्री, कोफोर्ज, ऐसे अलग अलग कंपनीज हैं जो आईटी में आती हैं। अब दो कंपनीज ऐसी हैं जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज है इसमें। कौन कौन सी है? इन्फोसिस और टीसीएस। दोनों का 26% के आसपास इनका वेटेज है। मतलब अगर ये दोनों कंपनीज 5-5% बढ़ती है तो मतलब अगर ये सारी कंपनी, जितनी भी कंपनी है, अगर ये कम बढ़े, ये दो कंपनी हैंडल कर सकती हैं, इतना इनका पोटेंशियल है। अगेन हम इंडेक्स का चेक तो करेंगे कितनी रिटर्न दे करके गया। इसका कितना रिटर्न दे करके गया? 97.67%। एक साल में ऑलमोस्ट 2 गुना के आसपास, और 5 साल में 21% के आसपास। हमें ये मेन चेक करना है कि कौन सा सेक्टर कितनी रिटर्न दे रहा है। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ क्योंकि अगर हमने ये चेक कर लिया तो हमारा रिजल्ट बढ़िया आएगा। नेक्स्ट, मीडिया जैसे जी एंटरटेनमेंट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, या फिर कोई भी मीडिया की लाइन में होगा, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा, वो इसके अंडर आएगा। इट इज़ डिज़ाइन टू रिफ्लेक्ट द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर इंक्लूडिंग प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। द निफ्टी मीडिया इंडेक्स comprises ऑफ स्टॉक दैट आर लिस्टेड ऑन एनएसई। इसकी हम अगर वो चेक करेंगे एग्जाम्पल कि कौन कौन सी कंपनी आती है मीडिया में। ओके, जी एंटरटेनमेंट, पीवीआर, हम सब जाते हैं फिल्में देखने, पीवीआर हो गया। टीवी18, टीवी पर हम जो देखते हैं, टीवी18 एक नाम का चैनल है, वो लिस्टेड है यहाँ पर। डिश टीवी सबको पता है। टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड। सो ये सारी कंपनीज जो मीडिया के रिलेटेड है उनकी अलग अलग वेटेज है। सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है? जी एंटरटेनमेंट की। उसके बाद हमने क्या चेक करना है, कितना रिटर्न दिया। एक साल में दिया 33%, बट 5 साल में कितना दिया? -7%। मतलब ऊपर था और नीचे आ गया, रिटर्न अच्छा नहीं दिया मीडिया ने। तो ये चीज़ें हमें ज़्यादातर फोकस करनी है। मेटल इंडेक्स, मेटल कई बारी, अभी कितने साल से मेटल खड़ा रहा, ये डेफिनेशन आपको समझाऊँ उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि कितने टाइम मेटल खड़ा रहा। बट एकदम से बूम आया तो मेटल सेक्टर एकदम से टॉप पर चला गया। एकदम से मेटल का बूम आया तो एकदम से मेटल इंक्रीज हो गया। जो भी शेयर प्राइस उसके ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना जितने भी शेयर थे
जितने भी बड़े शेयर थे, बड़ी कंपनीज थी, वो सारी ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास ट्रेड हो रही हैं आज के टाइम में। द निफ्टी मेटल इंडेक्स इज डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द मेटल सेक्टर इंक्लूडिंग माइनिंग। द निफ्टी मेटल इंडेक्स comprises of maximum 15 stock that are listed on NSE। ये आपको क्लियर हो गया। 15 स्टॉक मैक्सिमम लिस्टेड है मेटल के अंदर। इफेक्टिव सितंबर 18, 2015 द वेट्स ऑफ ईच कंपनी इन द इंडेक्स आर कैप्ड एट 20%। मतलब हर कंपनी की जो वेटेज थी वो 20% थी। एट द टाइम ऑफ रीबैलेंसिंग ऑफ शेयर, चेंज इन इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, change in investable weightage factors, the weightage of index constituent is capped at 20%। मतलब जो वेटेज थी इंडेक्स की उसकी 20% के आसपास लगाई गई। और एक जो बढ़िया चीज़ हुई, वेटेज ऑफ सच स्टॉक में इंक्रीज बियॉन्ड 20% बिटवीन द रीबैलेंसिंग द पीरियड। मतलब ये 20% के ऊपर भी जा सकती है। अब हम चेक करते हैं क्या गई है कि नहीं गई। निफ्टी मेटल पर गए हम, फैक्ट शीट डाउनलोड की। टाटा स्टील 22%, 20% से ऊपर गई। JSW स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, कोल, NMDC, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, APL, अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, ऐसे अलग अलग करके इनकी वेटेज है। फिर हमने चेक करना है रिटर्न। ओ माय गॉड, एक साल में कितनी रिटर्न है? 161%। 5 साल में कितनी है? सिर्फ 19%। एक साल में ये ऑलमोस्ट 2.5 गुना के आसपास की रिटर्न दे गया। सेक्टर 2.5 गुना रिटर्न देकर गया। तो स्टॉक कितनी देकर के गया होगा? मोर देन 3 to 3.5 टाइम्स, विच इज़ वेरी ह्यूज। इसीलिए मैं आपको कहता हूं सबसे पहले हमको क्या चेक करना है? सेक्टर। अब ये देखो निफ्टी, जो निफ्टी 50 है, इसका कोरिलेशन कितना है? 0.63%। आपको मैंने पहले जैसे बताया था, कोरिलेट अगर कोई ज़्यादा हो जाए तो वो निफ्टी 50 पर ही निर्भर ज़्यादातर करता है। अगर वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, वो कम होगा तो ये भी कम होगा। बट ये 0.63% है। देन ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस इज डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक बिलोंगिंग टू ऑयल, गैस एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री। इट कंप्राइजेज ऑफ मैक्सिमम 15 स्टॉक दैट आर लिस्टेड ऑन NSE। मैं आशा करता हूँ मैं इतनी बारी आपको बता चुका हूँ कैसे जाना है, कैसे देखना है। आप खुद जा करके देखिए, ट्राई कीजिए। अगर नहीं समझ आया तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। फार्मा सेक्टर, इसकी मैं मेन बात कर रहा था, जो इतने टाइम से रुक गया था और एकदम से बूम ले आया। ये भी मेटल की तरह था। पहले तो कितने साल चला ही नहीं, जब चला तब रॉकेट की तरह चला। फार्मा सेक्टर इज वन ऑफ द की sector where Indian companies have created a global brand for themselves beside software। सॉफ्टवेयर में तो अच्छा ब्रांड बनाया बट फार्मा में भी एक अच्छा ब्रांड बनाया है। इंडियन कंपनीज हैव टेकन एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इन द regulated generics market in the western countries and made deep inroad especially in providing low cost equivalents of expensive drugs। महंगे जो बिक रहे थे सामान उसको लो कॉस्ट में इन्होंने दिया। फार्मा आउटसोर्सिंग इनटू इंडिया एंड लो कॉस्ट हेल्थ केयर सर्विस आर एक्सपेक्टेड टू बी की एरिया ऑफ द ग्रोथ इन नियर फ्यूचर। मतलब जो फार्मा है और लो कॉस्ट हेल्थ सर्विसेज है वो एक्सपेक्टेड है कि हमें अच्छा रिटर्न और दे सकती हैं आने वाले समय में। इन एडिशन द इनहेरेंट पोटेंशियल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ also attract many new companies। This is also a key growth area for Indian companies। NSE indices have developed Nifty Pharma Index to capture the performance of companies in the sector। निफ्टी फार्मा में अलग अलग बेहतरीन कंपनीज है जो निफ्टी फार्मा को बनाती है। हम एक निफ्टी फार्मा की भी एग्जांपल अगर देख करके चले, इधर हम लिखते हैं फार्मा। ओके, सो 6 महीने पहले ये 10% बढ़ा, एक साल पहले ऑलमोस्ट 46.68% के आसपास, 5 साल पहले 25% के आसपास, और मैक्सिमम देखते हैं कितना बढ़ा, 217%। इधर से बढ़ता गया, इधर ही पहले 2015 के आसपास तो 200% के आसपास हो गया था। फिर थोड़ी करेक्शन आई, ये ढीला पड़ गया साल, फिर उसके बाद फिर अब ये तो हमने देख लिया बढ़ गया।
अब हम देखेंगे गिरा 2015 से लेकर 2020 तक ऑलमोस्ट 50% सेक्टर टूट गया, स्टॉक और भी बुरी तरह गिर गए। सेक्टर देखना बहुत ज़रूरी है, चाहे बढ़े चाहे घटे, सेक्टर की नॉलेज हमें अच्छी खासी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स। जो प्राइवेट बैंक, जो प्राइवेट लोग चलाते हैं वो क्या है? इट रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बैंक फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। द निफ्टी बैंक इंडेक्स कंप्राइजेज ऑफ 10 स्टॉक लिस्टेड ऑन एनएसई। हम ये चेक करते हैं कौन कौन से 10 स्टॉक हैं। प्राइवेट बैंक चेक करेंगे फैक्टशीट पे जाके। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक या और भी ऐसे अलग अलग बैंक। एक सेकंड, हाँ, इंडसइंड बैंक, RBL बैंक, ऐसे अलग अलग बैंक है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस सेक्टर को ग्रोथ में। इस सेक्टर की अच्छी वेटेज है। अगर हाई वेटेज वाले, जैसे मैंने आपको पहले बताया, HDFC बढ़ेगा तो ये बैंक और अच्छा बूम करेगा। PSU बैंक मतलब सरकारी बैंक। द इंडियन बैंकिंग सेक्टर reaping the benefit of strong credit of take and improved risk management practice. The public sector bank with their existing widespread branch network have been primarily increasing their IT related expenditure. मतलब ये IT का जो खर्चा हो रहा है वो increase कर रहे हैं। The core profitability of the public sector banks continue to rise on the back of improving operation efficiency. जितनी ज़्यादा अच्छा होता रहेगा उतना ये बैंक अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। Consolidation would further improve PSU bank competition edge against their private counterparts in the service customers, both retail and corporate, in the international and domestic market. Recognizing these changes, dynamic of the Indian banking industry, NSE and indices has developed Nifty PSU Bank Index to capture performance of PSU banks. अब एक चीज़ हम चेक करते हैं, HDFC बैंक तो अब इसमें नहीं होगा क्योंकि वो सरकारी बैंक तो नहीं है, तो हम चेक करते हैं कौन कौन से बैंक इसके अंडर आते हैं PSU के अंडर। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अलग अलग बैंक अलग अलग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो इसका रिटर्न है वो 76% एक साल का है, बट 5 साल का कितना है? -1.5%। PE 15 बहुत कम है इसका। एक्चुअली में जो सेक्टर का PE है वो 15 है, तो मतलब बहुत कम है। अगर इस सेक्टर में कम PE वाले मिलते हैं तो मतलब वो स्टॉक अच्छे हैं, बट यही चीज़ हमें अट्रैक्ट नहीं करनी, या यही चीज़ पर हमें अपना फैसला नहीं लेना इन्वेस्टमेंट के लिए। और भी चीज़ें हमने देखनी है जो मैं पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। देन निफ्टी रियल्टी इंडेक्स, ये मैं आपको मेन बता देता हूँ ये क्या होता है। ये बेसिकली रियल इस्टेट सेक्टर होता है। जो आपको मैं एक सेकंड इधर से बताता हूँ। ओके, सो ये वो चीज़ है जो हमारे प्रॉपर्टी कह लो या फिर माइल्स कह लो या अलग अलग जगह जो काम आती है हमारे। अब लेट्स सी DLF, ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, सभी ने नाम सुना गोदरेज प्रॉपर्टी का। इंडिया बुल रियल इस्टेट लिमिटेड, देन शोभा लिमिटेड, ऐसे अलग अलग कंपनी हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करती है। वेटेज आपको इधर दी गई है। PE इसका बहुत ज़्यादा है, 60 के आसपास का। देन रिटर्न 1 साल की 69% और 5 साल की ऑलमोस्ट 12% के आसपास। ये हो गया हमारा निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। तो हमें ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट बताना चाहता हूँ। आप कोई भी स्टॉक चूज़ कर रहे हो, आपको मैंने बता दिया, जब सेक्टर गिरता है तो स्टॉक बुरी तरह गिरते हैं, सेक्टर चलता है तो स्टॉक अच्छे खासे बूम के साथ चलता है। हमें चेक करना है सेक्टर कौन सा आने वाले टाइम में चल सकता है, कौन सा नहीं चलेगा, प्रीवियस डाटा को देखकर पहले कौन सा चला है कौन सा नहीं चला है, उससे हमें कुछ आइडिया होगा। ये सेक्टर ज़्यादा चल रहा है तो आने वाले टाइम में हो सकता है अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं अच्छा, ताकि हमें बढ़िया रिटर्न जनरेट करके देगा। इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं
तो हम ये चेक करेंगे 5 साल पहले, 10 साल पहले कितनी रिटर्न दी है। ट्रेडिंग के लिए तो हम शॉर्ट टर्म व्यू देखेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा व्यू देखेंगे। सो ओके, थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।